एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म और आपके अपने प्यारे से बैच प्रयास जेई क्रैश कोर्स में 90 डेज क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें आज हम चौथा लेक्चर लेकर के आपके सामने वैसे तो ओवरऑल हाजिर हैं और वैसे आज पहला लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एक नया चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आज के दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या होगा सर? बेसिक बातें करेंगे, है ना, बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, या अपन बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट कह लेते हैं, मॉडल तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही आया, तो रदरफोर्ड्स आपका एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के बाद फिर जो हम तीसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे वो क्या होगा सर? वो अपन वेव के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसके साथ साथ एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे होंगे दैट इज आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बेसिकली चार चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आज पूरा अपन नहीं कर पाएंगे, वो मुझे भी पता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि इसको ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट जरूर कर ले। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो वही होती है सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी से। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है सर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि क्या है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें इनसे रिलेटेड आती हैं। इसके बाद अगर अपन दूसरे पॉइंट पे चले सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? फिर हम चलते हैं सीधा रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स आपके एक्सपेरिमेंट के बाद फिर अपन आगे कहाँ चलते हैं सर? इसके बाद हम पढ़ते हैं, हम आ जाते हैं वेव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको ईएम वेव्स लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हुए हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर जिसको बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद फिर हमें ये पता चलेगा कि यार जो हम मॉडल बना रहे हैं ना वो थोड़ा सा अलग सा है, तो हम पढ़ते हैं फिर आगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मैं आपको बताऊंगा सवाल सबसे ज्यादा कहां से आते हैं। ये लिखना है क्या? बिल्कुल, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि कल को अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपको पता होगा क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद फिर हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसको आप कह सकते हो। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम के बाद फिर अगला टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है कि किस तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल को गलत किया गया और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। तो इस टॉपिक को मैं कहता हूं टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बोलता हूं? टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मॉडल लिख देते हैं ना, टुवर्ड्स क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल की बात करें तो क्वांटम मॉडल में अपन शुरुआत कहां से करेंगे सर? तो दो थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें से एक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको मैं HUP लिख देता हूं। दूसरे का नाम है डी ब्रोगली डुअलिटी, डी ब्रोगलीज ड्यूअलिटी। इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। क्या पढ़ेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद इसको सॉल्व करके हमें एक टर्म्स मिलता है, दैट इज क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स को पढ़ने के बाद फिर अपन चलेंगे कहां पे सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि सर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इसी के साथ में अपन प्लैंक्स थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्लैंक अंकल का क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक्स थ्योरी, ये सारी बातें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। आज अपन कोशिश करेंगे इधर वाला हिस्सा पढ़ने का, कल की क्लास में अपन कोशिश करेंगे इधर वाला हिस्सा पढ़ने का, और फिर एक आधा लेक्चर में जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें उसी तरीके से जैसे अपन ने खूब सारे सवाल किए थे, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में खूब सारे सवाल किए थे, वैसे ही अपन सवाल करेंगे। एक बारी मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे एक एक करके टॉपिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। बस ये बेसिक सी बातें हैं कि अपन को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हुआ क्या, देखो, सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने, है ना, सबसे पहले अगर किसी बंदे ने एटम के बारे में चर्चा करी, सबसे पहला टेक्स्ट जो मिलता है वो मिलता है हमारे एक इंडियन ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कनड, है ना। उन्होंने एक शब्द कॉइन किया परमाणु, और वहां पे उन्होंने बताया कि यार दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना वो किसी एक छोटे पार्टिकल से बनी है जिसको मैं परमाणु कह रहा हूं, और परमाणु के बारे में उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई हमें। इन्हीं बातों को आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, स्कूल टीचर थे ये बेसिकली, है ना, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इसी बातों को अपने नाम के साथ अटैच करके लिखा और इन्होंने बनाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला अटेम्प्ट जो किसी एटम के बारे में बताने का था वो क्या था सर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दो तीन बातें जो बताई गई वो मैं मेंशन कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको सुनिए। इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे सारी की सारी चीजें बनी है वो क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे सारी चीजें बनी है इज कॉल्ड एन एटम, इज कॉल्ड एन एटम। फिर इन्होंने बोला कि एटम जो है ना कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी और बातें कही कि सेम टाइप के एलिमेंट का एटम सेम होगा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का एटम डिफरेंट होगा, ये सारी बहुत सारी बातें कही। पर इनके बातों का जो जेस्ट था वो ये दो पॉइंट थे, और ये दो पॉइंट महर्षि कनाड ने, मतलब अभी से मान के चलो कि 2000-2500 साल पहले हमें बता दिया था। तो आप समझ सकते हो कि मतलब हमारे इंडियन टेक्स्ट में कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना, हाँ, कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं। और मतलब जो अभी लोगों को पता चलता है वो पता नहीं कब से लिखा हुआ है हमारे इंडियन टेक्स्ट में, है ना। हाँ, खैर इन्होंने पेटेंट करा लिया अपने नाम पे, तो अब इनके नाम पे पहली थ्योरी आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आगे बात करते हैं। तो इस थ्योरी के बाद क्या हुआ ना, देखो होता क्या है, जब इन्होंने थ्योरी दिया तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस टाइम पे ना जो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट था वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब। और ये डिस्चार्ज ट्यूब में खूब सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता क्या है सुनिए और समझिए पहले, अभी बातें समझाने वाली, लिखने वाली बात जब आएगी तब बताऊंगा। तो अपन सबसे पहले चलते हैं सर डिस्कवरी ऑफ कैथोड पे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और इसकी डिस्कवरी पे। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है समझो, कि मान लो मैं एक तरीके से इस तरीके का एक ग्लास ट्यूब तैयार करूंगा। क्या तैयार करूंगा, ग्लास ट्यूब। हाँ, लेकिन वो दिखने में ऐसा नहीं होगा, ये तो थोड़ा अजीब सा है, वो दिखने में ऐसा नहीं होगा, वो दिखने में थोड़ा सा इस तरीके से होगा सर, सिलिंड्रिकल टाइप का होगा। वैसे तो ये एलिप्टिकल हो गया है, बट वो ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का होगा। इसको मिटा देता हूं। इस तरीके से अपन एक ग्लास ट्यूब तैयार कर लेते हैं। देखिए ऐसे, ऐसे, और फिर अपन ने क्या किया सर, यहां से इसको ऐसे कर दिया और यहां से इसको ऐसे कर दिया। तो दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ग्लास का बना हुआ है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता था, इस टाइप पे जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो ऐसे चल रहे थे कि उसके बाद यहां पे एक मेटल की प्लेट लगा दी और यहां पे एक मेटल की प्लेट लगा दी, दोनों तरफ मेटल की प्लेट लगा दी। इन दोनों ही मेटल की प्लेट्स को अपन ने क्या किया सर, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे,
बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आप समझना कि एक्सपेरिमेंट में ये करना क्या चाहते थे बेसिकली, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने इसी बीच क्या किया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा पोर्शन कट करके, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन कट करके इधर वैक्यूम लगा दिया सर, या वैक्यूम क्लीनर जैसा कोई चीज लगा दिया, यहां से वैक्यूम करना स्टार्ट किया। ठीक है, होता क्या था सर इससे? इससे ये होता था कि यहाँ पे एयर पार्टिकल बहुत कम हो गए, एयर पार्टिकल बहुत कम हो गए इस ट्यूब के अंदर एयर पार्टिकल बहुत कम हो गए। तो हम ये चाह रहे थे कि अंदर प्रेजेंट जो गैस है ना, ये गैस, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दिया जाए। क्यों, क्या होगा कि आपको पता सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, लेकिन इस मेटल प्लेट से आके यहां से यहां तक वो जा नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज अपन कह रहे हैं, उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन था, पता भी नहीं था हमें। तो इस तरीके से इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। ये नेगेटिव प्लेट था सर, ये पॉजिटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट को अपन क्या कहते हैं सर? तो अपन नेगेटिव प्लेट को कहते हैं कैथोड, पॉजिटिव प्लेट को अपन क्या कहते हैं? वी कॉल इट एनोड। तो इन्होंने क्या देखा सर, जब इन्होंने ये टेंशन बहुत ज्यादा, बैटरी का वोल्टेज एट वेरी हाई वोल्टेज बैटरी, जब हाई वोल्टेज बैटरी लगाया तो देखा कि हाई वोल्टेज बैटरी लगाने से क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है सर। और सर्किट कंप्लीट होने का मतलब इन्होंने देखा कि एक रे ऑफ लाइट जो कि नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं थी, एक रे ऑफ लाइट इधर से इस तरफ मूव करते हुए इनको दिखाई दी, एक रे ऑफ लाइट इधर से इस तरफ इनको मूव करते हुए दिखाई दी, एक रे ऑफ लाइट इधर से इस तरफ मूव करते हुए इनको दिखाई दी, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे पता चला सर? नॉर्मल आंखों से तो पता नहीं चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ चमकीले पदार्थ है ना, कुछ चमकने वाले पार्टिकल्स यहां पे लगाए, जिसको अपन कहते हैं फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। पीछे की तरफ यहां पे फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन लगाई। फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन ऐसी जिसपे कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो वो चमकता है। क्या करता है सर? एकदम ब्राइट चमक उसमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं फ्लैश ऑन करके अगर फोटोज लूं, है ना, फ्लैश ऑन करके अगर फोटो लूं तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो फ्लैश ऑन होता है ना, अचानक से एक चमक दिखती है। वैसे यहां पे भी चमक दिखनी स्टार्ट हुई। तो इन्होंने बोला कि यार कुछ ना कुछ पार्टिकल है जो इधर से इधर मूव करके जा रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि अच्छा यार, एक रे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है और एनोड पे जाके टर्मिनेट कर रही है। इसका नाम, इस रे का नाम दिया गया कैथोड रे। इस तरीके से खोजा किसको गया सर? कैथोड रेस को खोजा गया। इस तरीके से किसको खोजा गया सर? वी फाउंड कैथोड रेस। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, हमने कैथोड रे को खोज लिया। कैथोड रे की खासियत अब क्या क्या थी उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पे आते हैं सीधा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, ओरिजिनेट्स, है ना, फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेट्स एट एनोड। कैथोड पे शुरू हुआ और फ्रॉम कैथोड में मैं ऐसे लिख देता हूं, इट ओरिजिनेट्स, फ्रॉम की जगह एक ज्यादा अच्छा शब्द होगा नियर बाई। नियर बाई कैथोड, है ना, कैथोड के आसपास से ये ओरिजिनेट होता है, कैथोड से के आसपास वाले एरिया से ओरिजिनेट होता है और एनोड पे जाके खत्म हो जाता है सर। पहली बात ये थी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये था कि सर अब इसके बारे में और क्या क्या चीजें हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या की गई कि इसके बीच में, ये जो रे जा रही थी, इसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो शैडो कास्ट कर सकता, उसको रखा गया। देखा यह गया कि सर जितने एरिया में वो ऑब्जेक्ट रखा है उसके पीछे कहीं पे भी फॉस्फोरेसेंट देखने को नहीं मिली, मतलब ये शैडो कास्ट करता है। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ये आपको लिखना है सर, ये सीधी सीधी लाइन में चलना स्टार्ट करता है, मतलब ये सीधा चलेगा। अगर आपने इसके बीच में कुछ रख दिया तो ऐसा नहीं कि दाहिने मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, सीधा चलेगा। टकराएगा तो लाइट यहां से पीछे पार नहीं हो पाएगी, लाइट पार नहीं होगी तो आपको शैडो देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, एक हल्का सा ना पंखा टाइप का, पंखा नुमा स्ट्रक्चर बीच में रखा, बहुत हल्का, इसको लाइट पैडल व्हील कहते हैं। लाइट पैडल व्हील को जब रखा तो देखा क्या कि ये लाइट पैडल व्हील अपने आप ऐसे गोल चक्री घूमने लग गई।
तो इन्होंने बोला अच्छा इसका मतलब है इस पार्टिकल के पास मास है, तभी तो ये मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो लाइट पैडल व्हील के कारण, यहां पे मैं लिखता हूं, देखो इन्होंने क्या प्लेस किया सर, एक लाइट का मतलब हल्का है ना, रोशनी नहीं, लाइट पैडल व्हील। स्टार्टेड मूविंग when placed in its path, this implies that, ये क्या हमें बता के देता है सर कि कैथोड रे हैव मोमेंटम और मास आप कह सकते हो। दिस implies that कैथोड रे हैव मोमेंटम, इनके पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम या फिर आप कह सकते हो इनके पास मास होता है, क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। जिसके पास मास नहीं है उसके पास मोमेंटम नहीं हो सकता, क्योंकि मास ही जीरो है तो मोमेंटम हो नहीं सकता। तो पता चला अच्छा इनके पास मास भी है। ये तो थे नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। फिर इन्होंने क्या किया पता है, फिर इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल है तभी तो नेगेटिव से कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव पे जाके एंड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज हो सकता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ना चार्ज पार्टिकल ऐसे लाके रखना स्टार्ट किया। जैसे ही चार्ज पार्टिकल रखा, जैसे इन्होंने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा तो देखा कि वो डेविएट कर रहा है सच दैट। तो अगला पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ, एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके कॉपी कीजिए। फिर अगला पॉइंट अपन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरीके से डेविएट करते हैं। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। बेसिकली मैंने अभी दो बातें बताई कि यार देखो, जितने भी कैथोड रे से जो पार्टिकल निकल रहे हैं ना, उन पार्टिकल की बात हो रही है। कैथोड रे के पास क्या होता है सर, वो सीधे पाथ में चलता है। दूसरी बात, कैथोड रे के पास मोमेंटम होता है, अगर कोई उससे टकराएगा तो उसको चोट लगेगी, बेसिकली वो उस पर फोर्स लगाएगा, इंपैक्ट जनरेट करेगा। चौथे पॉइंट की बात अगर अपन करें, है ना, अगर अपन चौथे पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, क्या होता है सर, कि अपना जो कैथोड रे है ना सर, अपने पास जो कैथोड रे है उसके साथ एक और बहुत मजेदार बात यह है कि अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके पास रखें, है ना, तो व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड, अगर कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको प्लेस किया गया, है ना, इन फ्रंट ऑफ कैथोड रे, इट डेविएट्स लाइक नेगेटिव पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप कभी भी किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो जैसा डेविएशन शो करेगा वैसा ही कैथोड रे भी डेविएशन शो करता है। और पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि दी E by M रेशियो, E by M का मतलब है चार्ज टू मास रेशियो, ना, E by M रेशियो का मतलब है चार्ज टू मास रेशियो। मैं नीचे लिख दूंगा E by M रेशियो ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कौन सा गैस रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। E by M रेशियो का मतलब क्या है सर, E by M मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज टू मास का रेशियो। जो भी चार्ज टू मास का रेशियो आएगा उसको अपन E by M रेशियो कहेंगे। तो याद रखिएगा इस बात को कि इसमें क्या होता है सर, E by M रेशियो जो है किसके लिए सर, फॉर कैथोड रे
ये कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज, आप चाहे कुछ भी चेंज कर लो। तो ये कुछ कुछ बातें थी कैथोड रे के। आगे चल के इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम में मिला, मतलब हमें ये पता चला कि यार एक एटम है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। और यहां से डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की। सब एटॉमिक मतलब एटम से भी जो छोटा है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल अपन बोलेंगे। और वो पार्टिकल यहां से जो खोजा गया दैट वाज एन इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया यहां से। सर इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन पहले से हमें नहीं पता था, बाद में हमें पता चला, है ना। इलेक्ट्रॉन हमें पहले से नहीं पता था, बाद में हमें पता चला, और था वो पहले से प्रेजेंट। आप समझ लो इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो जब भी हमें पता चलेगा तो इट इज अ डिस्कवरी ऑफ दैट थिंग। हमने उसको खोजा है, था वो पहले से और कोई नहीं खोज पाया, हमने उसको खोजा। तो इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉन को खोज लिया। इलेक्ट्रॉन को खोजने के बाद फिर लोगों ने क्या किया सर, एनोड रे एक्सपेरिमेंट चालू किया। क्या एनोड रे एक्सपेरिमेंट एक अलग एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे से? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। ऐसा हुआ कि जब मान लो हमें यह पता चला कि यार एटम जो है ना, एटम जो है उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो लोगों को यह भी समझ आया कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो भाई कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से इलेक्ट्रोड्स रखे सर इस तरीके से, और फिर क्या किया सर, यहां पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस में है ना, हाई वोल्टेज बैटरी यहां पे कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया सर, यहां पे हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या देखा, हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि सर जब हम यहां पे वैक्यूम भी करेंगे सर, वैक्यूम करने का मतलब है गैस ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वैक्यूम का मतलब एग्जैक्टली जीरो होता है, बट हाँ गैस अपन क्या करेंगे, ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे सर, ऑलमोस्ट जीरो तक लेके जाएंगे प्रेशर को, ऑलमोस्ट जीरो। और फिर अगर अपन बात करें तो आपको पता है सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को अपन क्या कहते हैं सर, एनोड कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को अपन कैथोड कहते हैं। तो इन्होंने देखा कि सर इस बार जब हमने वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाया और अब एक और काम किया, हमने क्या किया सर, हमने इसके पीछे तो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के पता कर लिया कि अच्छा एक एनोड कैथोड रे जैसी चीज होती है। इस बार यहां पे भी फ्लोरोसेंट मटेरियल इन्होंने लगाया, यहां पर भी इन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। और ये जो कैथोड है ना, इस कैथोड को परफोरेटेड करके लिया। कैसा लिया सर, दिस वाज परफोरेटेड, दिस वाज अ परफोरेटेड कैथोड। तो आपने बोला ठीक है सर, परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है, ये मान लो कैथोड का क्रॉस सेक्शन है, तो कैथोड में ना ऐसे छोटे छोटे होल थे सर, ऐसे छोटे छोटे होल बना दिए इस तरीके से। तो होगा क्या, जो रे आ रही है वो हर तरफ से तो पास नहीं करेगी, लेकिन ये जो छोटे छोटे होल है ना, वहां से अगर कोई रे गुजर रही है तो वो पास हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में। और फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मतलब कैथोड से एनोड तो आ ही रहे थे, कैथोड रे तो आ ही रही थी, वो तो पता लग गया था। कैथोड टू एनोड मतलब एनोड टू कैथोड भी मूव कर रहे थे, और इसका नाम इन्होंने दिया एनोड रेस। क्या नाम दिया सर इसका, एनोड रेस। ठीक है, एनोड रेस की बात करें तो फिर हमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस क्या क्या होंगी सर। तो सबसे पहला, ओरिजिनेट्स नियर बाई एनोड एंड टर्मिनेट्स एट कैथोड। कैथोड पे ये टर्मिनेट कर जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ठीक है सर इसका ओरिजिन हमें पता चल गया, कहां टर्मिनेशन है वो पता लग गया। फिर जैसे हमने यहां पे चर्चा की थी कि ये कैसे ट्रैवल करता है, तो सिमिलरली इसकी भी बात करें तो इट ऑल्सो ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ
तीसरे पॉइंट की बात करते हैं सर। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसके पास भी मोमेंटम होता है, इट ऑल्सो हैव मोमेंटम। उसके बाद अगर अपन चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट क्या है कि अगर अपन कोई चार्ज पार्टिकल लेके आए, है ना, या अगर अपन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेके आए इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, it deviates like positively charged particle. It deviates like positively charged particle. क्या मेरी बात क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आई तो उसके सामने ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के तरह ही डेविएशन शो करेगा। और चौथे के बाद अगर अपन पांचवें पॉइंट पे आ जाएं, किस पे आ जाएं सर, पांचवें पॉइंट पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, याद रखिएगा क्या सर, कि E/m रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर, जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें जो गैस प्रेजेंट है उस पे इसका E/m रेशियो डिपेंड करता है, वहीं कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड नहीं करता। मैं साइड हो गया हूं, आप फटाफट इसको कॉपी कीजिए, फिर हम चलेंगे अगले पेज पे और हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ये E/m रेशियो जो है वो वेरिएबल होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ सर, अपने चैडविक साहब आए, है ना, और उन्होंने क्या किया सर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली कैसे हुई मैं आपको बस ऐसे बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक साहब ने क्या किया, पता किया कि यार देखो, हम एलिमेंट का जब मास निकालते हैं ना, हीलियम एटम का मास निकालते हैं, तो हीलियम एटम में हमें 2 इलेक्ट्रॉन पता चल गए, ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं वो भी पता लग गए। हमें यह भी पता लग गया कि सर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका मास जो है वो टोटल 4 आ रहा है। 4 आने का मतलब है 2 प्रोटॉन के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मास में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उनका एटॉमिक नंबर में कोई रोल नहीं होता, उनका चार्ज कुछ नहीं होता, है ना। तो फिर पता चला कि अच्छा एक और पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, और इट वाज डिस्कवर्ड एज, क्या खोजा हमने, न्यूट्रॉन खोज लिया। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक कच्चा चिट्ठा बताऊं तो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल का पूरा कच्चा चिट्ठा। क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे। चार्ज की बात, मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स, प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अपन बात करें -1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, तो वहीं आपके प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा +1.6 इंटू 10 की पावर पे -19। तो इन पे अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें, इनके अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें ना अपन, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, इसको यहां पे लेके आते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है ना, हाँ वो अपने आप आ जाएगा थोड़ी देर में। तो इनके अगर अपन रिलेटिव चार्ज की बात करें तो आपको इनका रिलेटिव चार्ज क्या देखने को मिलेगा सर, आप बोलोगे सर अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 मानता हूं रिलेटिव, तो प्रोटॉन पे +1 होगा और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होगा। डिस्कवरी किसने की थी, तो जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने मिलकर के डिस्कवरी की प्रोटॉन की, मतलब रदरफोर्ड साहब ने खोजा और नाम गोल्डस्टीन साहब ने दिया, और न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक साहब ने इसको खोज लिया था। तो ये था पूरा का पूरा सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे कोई अल्फा पार्टिकल बोले क्या होता है, तो याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल इज डबली पॉजिटिव हीलियम है ना, डबली पॉजिटिव हीलियम, या फिर मैं कह सकता हूं हीलियम एटम पे +2 चार्ज लगा दो, या फिर अपन कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट
हीलियम न्यूक्लियाई। क्या कह सकते हैं सर? हीलियम का न्यूक्लियाई होता है क्या? अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है सर? प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई होता है, मतलब H पॉजिटिव को अपन प्रोटॉन कह देते हैं। फिर अगला टर्म जो आपसे बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, जो बहुत ज्यादा जिससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो क्या है सर? वो है आपका चार्ज टू मास रेशियो। तो ये आप कॉपी कर लें इसको, मैं एक बारी साइड होता हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लें। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जैक्ट डेटा याद हो ना हो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सवाल हमने देखा था ना यार, मॉलिक्यूलर मास भी लिख के दे दिया होता है, सवाल तो इतना आसान पूछा जा रहा है। बट फिर भी मैं कहूंगा एक बार इसको जरूर नोट डाउन कर लें, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होने चाहिए। चलिए फिर हम इसके बाद आते हैं सर, एक टर्म आएगा बार बार यूज होगा, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। ये क्या होता है सर? ये होता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर हमने उसका चार्ज रखा, नीचे हमने उसका मास रखा, ये चार्ज टू मास रेशियो कहलाता है ना, चार्ज अपॉन मास। और इसी को अपन क्या बोलते हैं सर? चार्ज को अपन E बोल देते हैं और इसको अपन M बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज E/M रेशियो। E/M रेशियो निकालने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं कुछ पार्टिकल का। जैसे सबसे पहले फाइंड है E/M रेशियो ऑफ, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा अल्फा पार्टिकल। इन चारों का E/M रेशियो आप जरूर निकालें सर। कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है सर, सभी पे चार्ज पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट चार्ज लिखना होता है E/M रेशियो निकालने में। जैसे अगर अपन को इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन नहीं देते, मॉड निकालते हैं E/M का, है ना, मॉड ऑफ चार्ज लेते हैं, इसमें चार्ज का मॉड लेते हैं, हमेशा याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सर? कूलम्ब पर केजी, है ना, कूलम्ब केजी इनवर्स, इस यूनिट में आएगा वैल्यू। अगर आप इसको देखेंगे तो याद रखिएगा E/M रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट अमॉन्ग एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल में सबसे ज्यादा E/M रेशियो होता है सर। इसका पता है क्यों? क्योंकि सर इसका मास सबसे कम है, जिसका मास सबसे कम होगा उसका E/M रेशियो सबसे ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इसका रेशियो कितना आएगा सर? तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको पता है दिस इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1/1837 टाइम्स आता है। कितना आता है सर? 1/137 टाइम्स, मतलब लगभग 2000 टाइम्स हल्का है कौन? 2000 टाइम्स हल्का है कौन? आपका प्रोटॉन। किससे? एक, मतलब हल्का है इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से। इसका मतलब अगर मान लो मैंने प्रोटॉन का वेट मान लिया, प्रोटॉन का वेट मैंने माना कितना सर? मैंने माना प्रोटॉन का वेट है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, होता तो बहुत ही कम है बट मैं मान लेता हूं कि प्रोटॉन का वेट है भाई साहब 2 ग्राम। कितने ग्राम? 2 ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का वेट 0.2 मिलीग्राम्स होगा, बहुत 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 कम। और इसी के कारण अपन क्या करते हैं, फॉर दिस रीजन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं सर, इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन, नेग्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन के मास को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, होता है मास लेकिन नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत 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 ही ज्यादा छोटी आती है। तो ये बात थी E/M रेशियो का। आप इन सभी के E/M रेशियो निकाल लेंगे, बड़ा ही सिंपल है, सबका चार्ज और सबका मास। जैसे प्रोटॉन को अपन क्या लेंगे सर? तो आपको पता है प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन 1 और इस पे प्लस, है ना, तो चार्ज है एक ही इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज तो 0 होता है, मास इसका आता है, तो न्यूट्रॉन के लिए तो E/M रेशियो कितना आ जाएगा सर? इसके लिए E/M रेशियो 0 है सर। तो 0 सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। सबसे बड़ा किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। और अल्फा पार्टिकल के लिए भी आप निकाल लेंगे इस तरीके से। तो E/M रेशियो का सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि किसका ज्यादा किसका कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इसके बाद हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है रदरफोर्ड
मॉडल ऑफ एन एटम या रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया रदरफोर्ड साहब ने? अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग में रदरफोर्ड अंकल ने किया क्या, पहले उसको समझते हैं, फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखेंगे। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया सर, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल रखा लेड के बॉक्स में। क्या रखा सर? एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल। ये पार्टिकल कैसा था सर? दिस वाज रेडियो एक्टिव। और इसमें यहां पे इससे अल्फा पार्टिकल्स निकल के जा रहे थे। क्या निकल के जा रहे थे सर? अल्फा पार्टिकल्स निकल के जा रहे थे। इन्होंने यहां पे एक स्लिट किया और इस स्लिट से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बाहर जाना स्टार्ट हो गए, है ना। और फिर इन्होंने क्या किया सर, यहां पे एक गोल्ड की थिन फॉइल, यहां पे इन्होंने क्या रखा सर? एक गोल्ड फॉइल। कुछ लोग इसको गोल्ड लीफ भी कह देते हैं, गोल्ड फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, उसी तरीके से। हाँ, जिस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल रखा सामने और गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल को टकराने दिया। इसी टकराने को स्कैटरिंग कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल बिखेर दिया अपन ने किसके ऊपर? एक गोल्ड के थिन फॉइल के ऊपर। ठीक है, गोल्ड के थिन फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल इन्होंने बिखेरा। इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल बिखेरा तो इनको देखने को क्या क्या मिला उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो ये सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, और साथ ही साथ इन्होंने पीछे क्या किया सर? पीछे इन्होंने इस तरीके से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से क्या फायदा है? तो कहां पे अल्फा पार्टिकल जाके टक्कर मार रहा है ये हमें पता लग जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए। आइए एक एक करके ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, कि क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट पे देखा तो सबसे ज्यादा जो चमक देखने को मिली ना, वो गोल्ड फॉइल के पीछे देखने को मिली। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल के पीछे सारे मैक्सिमम पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल से सीधा सीधा निकल गए सर, सीधा सीधा आर पार हो गए सर, सीधा सीधा आर पार हो गए, मिस्टर इंडिया की तरह। इन्होंने बोला ठीक है, ये पहला हमें ऑब्जर्वेशन मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनको मिला कि कुछ गोल्ड फॉइल, फ्यू गोल्ड फॉइल्स, या सॉरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स were deviated by small angles. स्मॉल एंगल्स मतलब कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो है ना वो सीधे नहीं मिले। मतलब आप बोलोगे कि कुछ चमक, मैक्सिमम चमक तो हमें कहां मिल गई? मान लो ये तारा बना लिया चमक को, है ना, तो मैक्सिमम चमक तो इनको इसके पीछे ही मिल गई सर, मैक्सिमम चमक कि इसके पीछे बहुत ज्यादा ग्लो हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इस गोल्ड फॉइल के पीछे नहीं, थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए। अब मान लो अल्फा पार्टिकल मस्त ऐसे आ रहा था, इधर ये बिंदास आ रहा था, इधर से डेविएट होके थोड़ा सा इधर चला गया। कुछ अल्फा पार्टिकल इधर से डेविएट होके इधर चला गया। अगर जस्ट इसके पीछे मिलता तो हम बोल देते कि भाई सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल आर पार हो गया है। लेकिन क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर और इधर आए तो ये स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। बहुत कम थे ऐसे, बहुत ज्यादा नंबर नहीं था। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधा पार हो गए थे। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि वेरी फ्यू, है ना, फ्यू अल्फा पार्टिकल इस तरीके से डेविएट हुए। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय लार्ज एंगल। मतलब बहुत ही ज्यादा कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े अधिक एंगल से डेविएट करना स्टार्ट कर गए। जैसे इसका एग्जांपल इन्होंने दिया कि बोला यार देखो मैंने ना कुछ एक लाइटें जो है ना वो इधर भी चमकती हुई देखिए, दिल बना देता हूं, कुछ एक लाइट इधर भी चमकते हुए देख रहा हूं, मैं इधर भी चमकते हुए देख रहा हूं। इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे तो जा रहे हैं, ऐसे तो जा रहे हैं सर, और ऐसे जाके ऐसे डेविएट कर जा रहे हैं,
ऐसे डेविएट कर जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एंगल पे डेविएट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको एंगल बनाऊं तो 90 डिग्री है ना, 110 डिग्री, 100 डिग्री से भी ज़्यादा, 90 डिग्री से भी ज़्यादा, 60-70 डिग्री से भी ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े एंगल पे डेविएट कर रहे हैं। ये सब डेविएशन तो छोटे छोटे थे सर, अगर इसको बात करें तो 60 डिग्री का डेविएशन है, 50 डिग्री का डेविएशन है, लेकिन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा एंगल पे डेविएट कर रहे थे। और इनका आखिरी ऑब्जर्वेशन था, आखिरी ऑब्जर्वेशन भी कमाल का था, वो था है ना 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल deviated by an angle, deviated by an angle of 180 डिग्री। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब अगर मैं कहूं तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया है, टकराया है और ऐसे वापस आ गया है। 180 डिग्री का डेविएशन का मतलब क्या है, जिस तरफ से गए उस तरफ से वापस आ गए सर, जिस तरफ से गए उस तरफ से वापस आ गए। जैसे अगर मैं ये बॉल ले लूं है ना, ये बॉल ले लूं तो सामने मान लो मेरी दीवार है, इसमें मैं मारूंगा तो ये सीधा मेरे पास आ गया, ये 180 डिग्री का डेविएशन है। ऐसे गया है और ऐसे ही वापस, ऐसे गया टकराया ऐसे वापस आ गया, दिस इज 180 डिग्री का डेविएशन। क्या मेरी बात समझ में आई? या दूसरा एग्जांपल 180 डिग्री का डेविएशन क्या है सर, सचिन की स्ट्रेट ड्राइव देख लो आप, सचिन जो स्ट्रेट ड्राइव खेलता था ना, वो एग्जांपल है बेस्ट 180 डिग्री के डेविएशन का। तो इन्होंने बोला यार देखो ये सब चीजें ना मैंने ऑब्जर्व करी, लोगों ने बोला वाह वाह क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ही ऑब्जर्वेशन है, मजा ही आ गया। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो मैं साइड हटता हूं, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन अगर किया है तो भाई साइंटिस्ट टाइप के आदमी थे, कुछ कंक्लूजन भी करेंगे, तो उन ऑब्जर्वेशन से रिगार्डिंग इनका क्या कंक्लूजन्स था उसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूजन्स, सबसे पहला कंक्लूजन इनका जो था, हर ऑब्जर्वेशन के लिए एक कंक्लूजन, तो पहले ऑब्जर्वेशन से इनका कंक्लूजन आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। मतलब एक एटम के अंदर मैक्सिमम जगह जो है वो खाली है सर, बिल्कुल आपके दिमाग की तरह। ये क्या था सर, ये ऐसे ही जोक मार दिया, हाँ मैक्सिमम स्पेस खाली है दोस्त एटम में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के नहीं तो वो डेविएट करते ना कहीं ना कहीं। लोगों ने बोला अच्छा ठीक है जी मान गए बात। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला, सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला कि यार देखो क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल है ना, कुछ इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इन्होंने सेकेंड पॉइंट बोला, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़े एंगल और उससे भी कम अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा एंगल से डेविएट हो रहे थे। इसका मतलब जो है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। इन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन एन एटम not uniformly but it is concentrated, it is concentrated। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। बचपन में जब आप छोटे थे तो आपने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, हाँ, या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ये एक एटम है, एटम वाटरमेलन की तरह होता है। कैसे वाटरमेलन की तरह होता है? तो जिस तरीके से वाटरमेलन में जो रेड हिस्सा है ना, जिस तरीके से वाटरमेलन में जो रेड हिस्सा है, रेड हिस्सा वो क्या है सर? तो आप बोलेंगे वाटरमेलन के अंदर आने वाला रेड हिस्सा जो है, इन्होंने बोल दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है और बीज की तरह इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होते हैं। तो अब सोचो अगर एक एटम में सारा का सारा एटम इस तरीके से यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर होता और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो भाई साहब अल्फा पार्टिकल तो बहुत खतरनाक डिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिए था, अल्फा पार्टिकल तो पूरा पूरा डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, कहीं कहीं बीच बीच में से तो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो इस पॉइंट को इन्होंने गलत साबित किया और इन्होंने बोला नहीं नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता, पूरे एटम में बटा हुआ नहीं होता, दिस इज कंसेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर चौथे ऑब्जर्वेशन को, इनके चौथे ऑब्जर्वेशन से इन्होंने तीसरा पॉइंट ड्रॉ किया और तीसरा पॉइंट ड्रॉ किया और बोला कि द पॉजिटिव चार्ज, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज थिंग। अब याद रखना ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है ना, इसी को आगे चल के न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया सर? न्यूक्लियस का नाम आगे चल के दिया, इन्होंने खुद से नहीं दिया था, बाद में इसका नाम न्यूक्लियस पड़ा। तो तीसरे पॉइंट में मैं न्यूक्लियस का नाम लिख करके लिखूंगा, बट इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा था, इन्होंने कहा था द कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, है ना,
या द वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, मैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस का नाम दूंगा, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल as compared to volume of an एटम। किसी एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा छोटा होता है। मैं एक रिलेशन देता हूं, देखो, रेडियस ऑफ एन एटम, या ऐसे लिखता हूं, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एन एटम, इसकी वैल्यू जो है ये आती है 10 की पावर -5। कितनी? 10 की पावर -5 मीटर्स। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे 10 की पावर -5, अच्छा मीटर तो क्यों आएगी, क्योंकि रेडियस से रेडियस कट जाएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे, सर देखो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम तो 4/3 πr³ होता है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, इसका रेशियो कितना आ जाएगा सर? तो आप बोलेंगे ये इसका क्यूब हो जाएगा, और इट कम्स आउट 10 की पावर -15। ये 10 की पावर -15 आता है सर, ये 10 की पावर -15 आता है सर। तो ये इनका कंक्लूजन था, और इस कंक्लूजन के बाद इन्होंने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एन एटम। मैं साइड होता हूं, कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे सर। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो ये बात थी इनके कंक्लूजन की। कंक्लूजन के बाद अपन आते हैं मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। कंक्लूजन के बाद अपन किस पे आएंगे सर? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सूरज था वैसा इन्होंने बोला कि यार देखो सूरज क्या है, सेंटर में है, वैसे ही न्यूक्लियस सेंटर में होता है एक एटम के, और उसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ ऑर्बिट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या बोला कि पॉइंट नंबर 1, इन एन एटम electron revolves around circular orbit, revolve around circular orbit। और ये सर्कुलर ऑर्बिट में कहां रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, कहां पर रिवॉल्व करते हैं सर? न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। बस यही बात इन्होंने बोली, और मोटा मोटा इनका मॉडल 2 ही 3 लाइन का था। क्या? कि सेंटर में न्यूक्लियस, इन्होंने बोला कि यार देखो एटम में सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड at nucleus, in nucleus। फिर उन्होंने एक बात और बोला, all the mass of an atom, all the mass of an atom is also concentrated in न्यूक्लियस। सारा का सारा मास जो है ना वो भी न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो मिला जुला के ये 3 मेजर पॉइंट्स थे, जिसके थ्रू हमारा पूरा एटम काम करता है। एटम इस तरीके से काम करता है। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ है? एक साइंटिस्ट हुआ जिनका नाम था मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल साहब ने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया? एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी में बोला कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट
emits energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। और इन्होंने बोला कि भैया ये देखो ये हमारा एटम है, भाई साहब ने क्या बोला, ये देखो ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। और अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो आप सभी को पता है सर, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम भी हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा हो, पर फिर भी एक्सीलरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सीलरेटेड है ये। और एक्सेलरेटेड है तो ये क्या करेगा सर, एक्सेलरेटेड है तो ये क्या करेगा सर, इट विल लूज एनर्जी। और इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस न्यूक्लियस इन अराउंड 10 की पावर -8 सेकेंड। 10 की पावर -8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्री बन के न्यूक्लियस में आके हो जाएगा, स्पाइरल होकर उसमें टकरा के गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और एटम विल कोलैप्स। और हमें पता है ऐसा होता नहीं है सर, ये तो हमें पता है ना भाई कि एटम कोलैप्स नहीं कर रहा। अगर एटम कोलैप्स कर रहा होता ना, तुम होते ना हम होते, यहां पे कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। पर हमें पता है सर एटम कोलैप्स करता नहीं है, और अगर एटम कोलैप्स करता नहीं है तो रदरफोर्ड साहब ने कुछ ना कुछ तो गलती करी थी। इन गलतियों को सुधारने के लिए अगली थ्योरी आएगी, अगली एटॉमिक थ्योरी आएगी जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। बट बोहर एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के बीच में कुछ और मजेदार बातें हुई, अब एक एक करके हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होता है समाप्त। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से एक और कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ जिसको अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है सर, प्योर फिजिक्स है। इसमें आइए देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है ये समझिए। मैंने बोला यहां पे बना ही रखा है, इसको इधर लेके आते हैं सर, ज्यादा अच्छे समझते हैं। मैंने बोला कि यार देखो हमारे पास ना एक न्यूक्लियाई है, हमारे पास क्या है सर, एक न्यूक्लियाई है। आपने बोला ठीक है सर न्यूक्लियाई। हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियाई पे जो चार्ज है वो Ze है ना, Ze इस पे चार्ज है। क्या चार्ज है सर इस पे, Ze प्लस पॉजिटिव Ze इस पे चार्ज है। हम इस पे कोई भी यहां से पॉजिटिव पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल इस पे बम्बार्ड करेंगे। अगर नेगेटिव पार्टिकल इस पे बम्बार्ड करेंगे तो नेगेटिव पार्टिकल को तो अट्रैक्ट करके खींच लेगा, अंदर ही खींच लेगा, रोकने नहीं देगा। पॉजिटिव पार्टिकल इस पे बम्बार्ड करेंगे, और जब पॉजिटिव पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे तो होगा क्या, एक पॉइंट तक जाके, जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है और ये दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल है, ये दो पॉजिटिव पार्टिकल जब बहुत दूरी पे है तो इनके बीच में कोई फोर्स फार्सा नहीं लग रहा। लेकिन अगर यहां से मान लो इसको मैं, इस पॉजिटिव पार्टिकल को मैं v वेलोसिटी से इसकी तरफ फेंकूंगा तो जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे इनमें रिपल्शन काम करेगा। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इनमें रिपल्शन होगा तो ये रिपल्शन इसको रोकेगा पास आने से। जैसे दो चुंबक को अगर आप लाओगे ना पास इस तरीके से, दो सेम पोल वाले चुंबक को, तो क्या होता है वो रिपल करते हैं, आपस में चिपकते नहीं है सर। एक दूरी पे आकर आप उसको लाने के लिए बहुत ताकत लगाओगे तो कच कच ऐसे ऐसे चला जाता है चुंबक। होता यही है ना यार, तुम चिपकाने की कोशिश करो, चुंबक आगे ऐसे हो जाएगा, इस तरफ से जैसे मैं ऐसे ऐसे चिपकाने को, इस तरफ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे कच, है ना। वैसे ही आप बोलोगे सर एक पार्टिकल फिक्स कर दिया मैंने और इसके पास मैं फेंक रहा हूं सीधे सीधे डायरेक्शन में, मैं क्या कर रहा हूं सर, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही फेंक रहा हूं। इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज, और मैंने इसको फेंका, जैसे फेंका ये पास जाएगा, एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी यहां पे, वो रिपल्शन के कारण सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। मैं और जोर से फेंकूंगा तो और ज्यादा पास चला जाएगा, और जोर से फेंकूंगा तो और ज्यादा पास चला जाएगा, मैं धीरे फेंकूंगा तो पहले ही जाके रुक जाएगा। यही बात है इसमें। तो इसको अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर हम बम्बार्ड कर रहे हैं तो नियरेस्ट कितना जा सकता है। जनरली ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बम्बार्ड किया जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बम्बार्ड किया जाता है, ये या तो प्रोटॉन होता है, अगर ये प्रोटॉन है तो हमें पता है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है सर, या फिर ये अल्फा पार्टिकल होता है, जैसे
रदरफोर्ड साहब ने किसको बम्बार्डमेंट करवाया था? अल्फा पार्टिकल का। तो ये क्या हो गया सर? हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, He2 4 और यहाँ पे +2। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल अपन जनरली यूज करते हैं। आप देखेंगे कि सर इस केस में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच DC है कि कितना पास ये जा सकता है सर, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से कितना पास ये जा सकता है, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है सर? दैट इज kZe²। दिस फॉर्मूला इज kZe², सॉरी kZe² नहीं, आई एम सॉरी, दैट इज द फॉर्मूला इज kZe इंटू Q अपॉन M इंटू V²। अगर आप बोलेंगे फॉर्मूला कहां से आया सर, तो इस पॉइंट पे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल को इक्वेट कर देंगे इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी पे, दोनों को इक्वेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? हाफ mv²। हाफ mv² को अपन यहां पे इक्वेट करेंगे k q1q2 अपॉन z से, है ना, या r से, k q1q2 अपॉन r से इक्वेट करेंगे। और इक्वेट करके ये डिस्टेंस ऑफ r जो है वो डिस्टेंस, ये यहाँ पे डिस्टेंस d लिख देंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये हमारे पास आ जाता है सर। दिस इज हाउ द फॉर्मूला कम्स, दिस इज हाउ द फॉर्मूला कम्स। क्या किया मैंने? हाफ mv² को इक्वेट कर दिया किससे? k q1q2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। अब q1 की वैल्यू हमें पता है, दिस इज q1, दिस इज q1। और q2 को हमने किसके बराबर लिख दिया? q के बराबर, जो कि चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल है। अगर हाइड्रो H+ है तो चार्ज उसके हिसाब से, अगर अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज उसके हिसाब से। यहां पे हम यहां से डिस्टेंस को इधर भेज के mv को नीचे रखा, 2 को ऊपर रखा, Q1 के जगह हमने वो रख दिया और सारा हमारे पास इक्वेशन आ गया। यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या होती हैं सर? यहाँ पे वैल्यू k की होती है 9 × 10⁹, बाकी यूनिट आपको पता है। E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैग्नीट्यूड। Q का मतलब है चार्ज ऑन पार्टिकल बम्बार्डेड, जिस पार्टिकल को फेंका है उसकी बात। M का मतलब है मास ऑफ द पार्टिकल बम्बार्डेड, और V का मतलब है किस वेलोसिटी के साथ इस पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया, और Z एटॉमिक नंबर ऑफ, है ना, एटॉमिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिस पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया है हमने। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर। अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेते हैं। इससे सवाल एडवांस में आ सकता है, मेंस में तो जनरली इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो अपन कर सकते हैं। मैंने आपको सारी बातें बता दी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं सर, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम चलेंगे वेव के बारे में, डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोहर एटॉमिक मॉडल, कि किस तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल आया उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो दो चार्ज पार्टिकल अगर Q1 Q2 है और r डिस्टेंस पे है तो इन पे लगने वाला फोर्स जो है कूलम्ब फोर्स कहलाता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 अपॉन r²। ये फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल है। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने को निकालनी है तो वो क्या होता है सर? k Q1 Q2 अपॉन R। और ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो मिल जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव आता है, साइन को हटा दिया हमने, मॉड ले लिया सर। ठीक है। फिर अगला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल को हमने प्लेस किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आती है सर? Q इंटू V, जहां पे V पोटेंशियल है, Q चार्ज है, और यही बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा। क्या मेरी बात ठीक है? और याद रखना, नोट दिस होल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ये पूरी एनर्जी, जैसे पार्टिकल रखा तो रेस्ट पे था, फिर पार्टिकल में एनर्जी आएगी ना काइनेटिक, वो मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो ये है तो पॉजिटिव से रिपल करेगा, नेगेटिव पे अट्रैक्ट होगा। कहां से आएगी एनर्जी जिसके कारण ये अट्रैक्ट होगा? तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज इनटू आपके पोटेंशियल डिफरेंस है QV है, यही कन्वर्ट हो जाती है इसके काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv² में। तो ये है कुछ जनरल बातें जो चार्ज के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ये कुछ जनरल बातें हैं जो चार्ज के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन अब किसकी चर्चा करेंगे सर? अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। किसकी? EM वेव्स की। कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर अपन बात करें तो ये ऐसे वेव्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन
प्रोपागेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो ऐसे कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप देखोगे है ना, ऐसे कर लेते हैं कि ये इस तरीके से ऐसे ऐसे है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरीके से हो जाएगा, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यहां पे याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों जो है ये कैसी होती है सर, दे आर ऑसिलेटिंग इन नेचर, ये ऑसिलेट करते रहती हैं, है ना, दे आर ऑसिलेटिंग इन नेचर। तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों आपस में देख रहे हो परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन जो है वो भी आपस में इन दोनों से परपेंडिकुलर है, जैसे मैं अभी आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये खास बात है किसकी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। फिर अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आगे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज होती है कुछ कुछ, वो ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है सर, तो हमें बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन डिफाइन करते हैं किससे सर, लैम्डा से। किससे डिफाइन करते हैं सर, लैम्डा से। ठीक है, मैं पहले सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, फिर एक वेव बना के आपको उसमें सारी बातें बता दूंगा। वेवलेंथ के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी और न्यू में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको इस तरीके से ऐसे v को लिख के काट दूंगा, ऐसे लिखा है तो v है, और ऐसे दोनों टेढ़ा बनाया है तो ये म्यू है, फ्रीक्वेंसी है। फिर इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड को अपन बढ़ के a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। और इसके बाद एक और टर्म आता है 5वें नंबर पे जिसको अपन कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं सर, वेव नंबर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे। वेव नंबर को अपन न्यू के ऊपर ऐसे बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वेव की ये प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कुछ भी आपको पता हो तो आप वेव के बारे में लगभग सारी बातें निकाल सकते हैं। आप किसी भी एक वेव के बारे में लगभग सारी बातें निकाल सकते हैं। अगले पेज पे ले चल के मैं इन सब के डेफिनेशन आपको एक एक लाइन में समझाता हूं, फिर अपन इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं साइड हो गया हूं, आप चाहें तो इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो चलिए जी, आपने ये कॉपी कर लिया होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो बेसिकली देखो, मैं ना एक अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पूरा बनाऊंगा तो पागल हो जाएंगे। एक वेव नॉर्मली मैंने बना दिया, एक सिनोसाइडल वेव बना दिया, मतलब साइन फंक्शन के जैसा चलने वाला वेव सिनोसाइडल वेव कहलाता है, ये बना दिया। इसमें अब सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला डेफिनेशन हमने बात किया था वेवलेंथ की, है ना। सबसे पहला मैंने बात किया था क्या, वेवलेंथ। इसको लैम्डा लिख दूं, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। क्या होता है सर, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे सर देखो क्रेस्ट कौन कौन सा है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। तो चाहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, चाहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। मतलब वो पॉइंट जहां पे वेव एक अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है उसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं, उस लेंथ को। फिर आपने बोला अच्छा सर आपने ट्रफ भी लिख रखा है। मैंने बोला हाँ भाई ट्रफ भी होता है, इस पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, इस पॉइंट को भी ट्रफ बोलते हैं। तो यहां से यहां के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर यहां से यहां के डिस्टेंस को अपन बोलेंगे आपका ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो चाहे कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ले लो, चाहे कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लो, दोनों ही एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है सर, तो जनरली इसकी यूनिट लेंथ की ही यूनिट होती है, जैसे कि मीटर यूज करते हैं, या फिर अपन नॉर्मली जो यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे सर, नैनोमीटर, एनएम, है ना। नैनोमीटर जिसको अपन कहते हैं जो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर अपन यूज करते हैं एमस्ट्रॉन्ग जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये नॉर्मली यूज्ड आपके वेवलेंथ्स होते हैं, यूनिट यूज जो की जाती है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं सर। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, न्यू, जिसको अपन क्या कहते हैं सर, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, तो फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स
पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। या फिर बचपन में आपने जो डेफिनेशन पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो जाए, कितने वेव्स कंप्लीट हो जाए। मतलब मैं इस पॉइंट को फोकस कर लिया, अब वेव तो आगे जा रही है, इस पॉइंट से कितनी वेव 1 सेकेंड में आगे जाएगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है सर, इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, तो आप बोलेंगे इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, या फिर इसी को अपन कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज या फिर एच, और इसको अपन एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी यूनिट है। फिर तीसरे पॉइंट पे चलते हैं सर। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म था अपने पास, थर्ड टर्म वाज वेलोसिटी, है ना। हाँ, v यानी कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखवाने जाऊंगा कि क्या होता है वेलोसिटी, आपको ही पता है कि स्पीड से, या अपन कह सकते हैं कि एक, है ना, सेकेंड में कितना डिस्टेंस एक वेव ट्रैवल करता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो क्या कहलाता है सर, वो वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी के फॉर्मूले की अगर अपन बात करें, वेलोसिटी के फॉर्मूले की अगर अपन बात करें, तो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज, द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज, यहां पे लिख रखा है वैसे मैंने, पर फिर भी यहां पे लिखता हूं, देखिए ध्यान से। द फॉर्मूला इज, वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होता है सर, ये लैम्डा इंटू न्यू के बराबर होता है। लैम्डा इज वेवलेंथ और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तीसरे के बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है सर बेसिकली, तो आप बोलेंगे द मैक्सिमम डेविएशन, है ना, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड है सर, दिस इज एम्पलीट्यूड एक्चुअली। ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डेविएशन जो करता है कोई वेव फ्रॉम इट्स सेंटर लाइन या फिर फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट से जो मैक्सिमम डेविएशन है वो क्या कहलाता है सर, एम्पलीट्यूड। तो दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, सबसे दूर कितना गया वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड के बाद 5 नंबर पे अपन आते हैं। 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे अपन क्या लिखा था, अपन ने लिखा था शायद वेव नंबर, है ना, वेव नंबर। वेव नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो वी रिप्रेजेंट इट बाय न्यू बार। और ये क्या होता है ये देखते हैं। तो इसका भी बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। इसका डेफिनेशन होता है कि 1 मीटर में कितने वेव्स आते हैं किसी भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो नंबर ऑफ वेव्स का मतलब वेवलेंथ, है ना, कितने वेवलेंथ आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर। ठीक है, और न्यू बार का जो डेफिनेशन है, न्यू बार का जो फॉर्मूला ये यहां पे लिख रखा है, वेव नंबर किसके बराबर होता है सर, 1/λ के बराबर होता है। और 5वें के बाद 6ठे पॉइंट पे एक और टर्म मैं बता देता हूं, दैट इज टाइम पीरियड। इसके बारे में अपन ने चर्चा नहीं की है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड इसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कि एक वेव कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। कंप्लीट 1 साइकिल। और याद रखना इसका फॉर्मूला क्या है सर, टाइम पीरियड जो है ये किसके बराबर होता है, ये 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये सब आप जानते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो ये सब पता लग जाएगा। अब अपन आते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है। तो याद रखिएगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ एक खास बात है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक खास बात यह है कि दे ट्रैवल, है ना, इन
वैक्यूम, या फिर वैक्यूम कह लो, या अपन नॉर्मली इन एयर भी कह देते हैं, और एयर दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। इनकी स्पीड किसके बराबर होती है सर? लाइट के बराबर होती है। वैसे वैक्यूम पे लाइट के बराबर होती है, बट अपन एयर में भी मान के ही सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो आपको देखने को मिलेगा क्या, अब फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहला न्यू बार जो कि वेव नंबर है वो 1/लैम्डा के बराबर है। दूसरा लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? ये वेलोसिटी होता है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। और हमने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी होती है सर। और इस इक्वेशन की खास बात यह है कि इस इक्वेशन से अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ दे रखा है तो अपन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि सी दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। आगे आते हैं सर। फिर अगर अपन को क्या निकालना हो सर? अपन को निकालना हो फ्रीक्वेंसी c/λ हो गया, और अगर अपन को वेवलेंथ निकालना हो तो λ/ν हो गया। सिंपल फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले अपन को लिख लेने हैं कॉपी में। अब अपन आगे चलेंगे, वेव्स के बारे में बाकी बातें करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें सर, इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली एक क्या है सर? एक फोटोग्राफ है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे आते हैं। चलिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इस तरफ हम जा रहे हैं तो हमारा लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, और उस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। इसमें अगर आप देखेंगे सर तो हम आ जाते हैं सबसे पहले वी पे। विजिबल रीजन हम सबको पता होता है। आप बोलेंगे हाँ सर, विजिबल रीजन हम सबको पता होता है। विजिबल रीजन के पहले आता है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, उसके पहले एक्स रेज, उसके पहले गामा रेज, उसके पहले कॉस्मिक रेज। और इधर वाले रेज जो होती है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना। इस तरफ अगर अपन आ जाए तो इस तरफ वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा होता है किसका? विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर अपन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पे, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक साहब ने क्या बोला? सबसे पहले बोला एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? सबसे पहला सवाल तो यही आएगा आपके मन में। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होना, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होना। What do you mean by that सर? इसका मतलब है एनर्जी ना छोटे छोटे पैकेट में प्रेजेंट होता है। आप चाहे तो 1 पैकेट ले ले, आप चाहे 2 पैकेट ले ले, आप चाहे 3 पैकेट ले ले, लेकिन आप 1.5 पैकेट, आधा पैकेट इस तरीके से इसको कभी भी परचेज नहीं कर सकते। इस तरीके से इसको कभी भी परचेज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यार एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि हमारे पास पेट्रोल लेने जाते हैं अपन, तो मैं सामने वाले को ऐसे बोल सकता हूँ 100 रुपए का पेट्रोल दो, वो दे देगा। 101 का वो दे देगा, 102 का वो दे देगा, 103 का वो दे देगा, 104 का वो दे देगा। वैल्यू पुट करेगा अपने आप मशीन से, पेट्रोल अपने आप जितने का आप मांगोगे उतने का आ जाएगा। तो पेट्रोल हमारे पास नंबर्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर पेट्रोल की जगह मान लो मैं एक शॉप में जाऊं, है ना, समोसे की दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं भैया एक काम कीजिए 1.5 समोसा दे दीजिए, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। वो बोलेगा बेटा या तो 1 ले ले या तो 2 ले ले। 1.5 जैसी कोई चीज नहीं होती है हमारे पास। बात समझ में आई? तो वही सेम चीज है। तो वहां पे आप बोलेंगे समोसा इज क्वांटाइज्ड। समोसा या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा या 7 मिलेगा या 8 मिलेगा। पेट्रोल आप 105 रुपए 25 पैसे का भी डलवा सकते हो। आप बोलोगे इतने का डालो तो उतने का ही डाल देगा। ऑनलाइन पेमेंट करनी है भाई, मैं कर दूंगा, तेरे को उससे क्या, तू डाल जितना मैं कह रहा हूं, है ना। तो ये बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है, इसको अपन क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो प्लैंक साहब ने अपनी थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर अपन बात करें, है ना, हम बात सबसे पहले किसकी कर रहे हैं? सिंगल फोटोन की बात कर रहे हैं। किसकी? सिंगल फोटोन की। फोटोन क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे फोटोन कुछ नहीं, क्वांटा ऑफ लाइट, लाइट का पैकेट, छोटा पैकेट। फोटोन क्या है सर? लाइट का छोटा पैकेट, लाइट का छोटा पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा।
तो इन्होंने बोला कि यार देखो सीधी सीधी बात ये है कि एनर्जी फॉर सिंगल फोटोन ई जो है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एच न्यू के, जहां पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है सर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है सर, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, 10 की पावर माइनस 30 जूल सेकेंड। क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए हाँ या ना। कैसे सर, तो आप बोलेंगे देखो यार ये जूल सेकेंड है, ये सेकेंड इनवर्स है, दोनों कट गया, जूल बचा, एनर्जी की यूनिट जूल हो जाएगी। ठीक है सर, फिर अगर अपन बात करें, ये तो एक फोटोन के लिए है ना, हाँ सर हमें पता, हम फ्रीक्वेंसी को बदल बदल के भी लिख सकते हैं। तो फॉर वन फोटोन आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, ये भी लिखा जा सकता है, आप इसको भी मना नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा हाँ सर बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला फॉर एन नंबर ऑफ फोटोन्स, की मान लो हमारे पास हर बार एक फोटोन थोड़ी होगा, मल्टीपल फोटोन होगा। फॉर एन फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एन एच न्यू, जहां पे एन है नंबर ऑफ फोटोन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने बोला सर इसको अपन सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं और 1 बाई लैम्डा को अपन न्यू बार लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के से एनर्जी ही निकालना बता रहा है, जहां पे एन एच न्यू में न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, एन एच सी बाई लैम्डा में सी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ है, और एन एच सी न्यू बार में सी स्पीड ऑफ लाइट और न्यू बार वेव नंबर है, जो कि 1 अपॉन लैम्डा होता है। इस तरीके से फिर कई बारी सवाल में आपको पावर का सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या होता है सर, कई बारी सवाल आपको पावर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। अगर कभी भी आपको पावर से रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाए, अगर कभी भी आपको किससे रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाए सर, पावर से रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाए, तो आप याद रखिएगा कि पावर से रिलेटेड किसी भी सवाल का आंसर करना है तो आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है सर, पावर इन वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकंड। पावर इन वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकंड। जनरली सवाल ऐसा पूछा जाता है कि एक बल्ब जिसका पावर है 100 वॉट है ना, 100 वॉट 10 सेकंड में कितने फोटोन एमिट करेगा, जिसका वेवलेंथ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ फलाना ढिपकाना दे दी जाएगी आपको। इस तरीके से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक सवाल करता हूं, एक सवाल करके मैं आपको दिखाता हूं कि पावर से रिलेटेड सवाल कैसे आएगा। लेट्स सी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड, है ना, क्या पूछा जाएगा आपसे, फाइंड दी वैसे तो एनर्जी आप एक लाइन में निकाल लोगे, फाइंड दी वेवलेंथ या ऐसा कर लेते, फाइंड दी नंबर ऑफ फोटोन्स, है ना, एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ पावर रेटिंग 100 वॉट। वॉट तो केवल W हो जाता है, केवल W लिख देंगे तो भी आप समझ जाओगे। 100 वॉट इन 30 सेकेंड्स, इन 30 सेकेंड्स, है ना, 30 सेकेंड में एमिटिंग वेव विथ लैम्डा बराबर 626 एम्स्ट्रॉन्ग। कितना लैम्डा हमने बता दिया, हमने पहले ही बता दिया कि भाई इसका लैम्डा जो है 626 एम्स्ट्रॉन्ग का है ना। क्या मेरी बात समझ में आई, लैम्डा अपन ने बता दिया 626 का नहीं, 662 ले लेते हैं ना, हाँ 662 ले लेते हैं, इससे अपन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 662 एम्स्ट्रॉन्ग का ये है। तो इस सवाल में अपन क्या करेंगे सर, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता होता है सर ई जो है वो किसके बराबर है, एन एच सी अपॉन लैम्डा के। एनर्जी जो है वो किसके बराबर है सर, एन एच सी अपॉन लैम्डा। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड निकालना है तो एन की वैल्यू हमें पता करनी है। आपने बोला ठीक है सर पता कर लेंगे। एन की वैल्यू पता करने के लिए हमें एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए और एनर्जी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब सवाल में हमें पावर दे रखा है, पावर कितना है सर 100, टाइम कितना है सर 30 सेकेंड, है ना, पावर 100 वॉट है, टाइम 30 सेकेंड है। तो इसको देख करके मैं साफ बोलूंगा एनर्जी इमिटेड जो है वो कितना हो जाएगा सर, 100 इंटू 30 दैट इज 3000, और वॉट इंटू सेकेंड जो है वो क्या होता है, वो आपका जूल होता है सर। सिंपल है, ये जूल हो गया।
लैम्डा की बात करें तो मजेदार बात है सर, यहां पे लैम्डा कितना है, लैम्डा जो है वो 626 आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसको अपन लिख सकते हैं 662 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 662 एमस्ट्रॉन्ग को अपन लिख सकते हैं 662 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। सब ऐसा यूनिट में लिखना होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एनर्जी की जगह हमने क्या लिखा सर, एनर्जी की जगह हमने लिखा 3000। ये किसके बराबर है, n इंटू एच की जगह हमने क्या लिखा सर, 6.626 होता है तो 6.62 लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, इसलिए इतना लिखा है ना। इंटू सी की वैल्यू क्या होती है सर, 3 इंटू 10 की पावर 8। आपने बोला बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको अपन ने डिवाइड किया किससे, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया किससे सर, तो आप बोलेंगे इसको अपन ने डिवाइड कर दिया आपके, अच्छा साथ ही साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 की पावर -34 क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट दिस इनटू दिस होता है ना। हाँ ये रह गया था, वही मैं बोलूँ बड़ा छोटा नंबर आ रहा है। फिर इसको अपन लैम्डा से डिवाइड करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली 662 इंटू 10 की पावर -10। आपने बोला सर ये कैंसिल आउट कर दो, इसको इसमें काटेंगे, ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 100 टाइम्स में। ठीक है सर, सर इसको भी इससे उड़ा दो तो ये कितना बचा, 10 की पावर 3 बचा। अभी उड़ाते जा रहे हैं सर। फिर मैंने बोला देखो n की वैल्यू आ जाएगी, n कितना आ गया सर, अब देख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर -10 और 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके, पहले तो 10 की पावर 3 यहाँ पे प्रेजेंट था, ये इधर ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -8, डिवाइड होगा नीचे, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। अब हमारे पास 10 की पावर 8 बचा है नीचे और हमारे पास बचा है 10 की पावर -34। इसको पूरा सॉल्व करते हैं आराम से, इत्मीनान से, घबराने का नहीं। तो आपने बोला ठीक है सर, एक तरीका ये है कि कैंसिल वैंसिल कर लो, एक तरीका ये 10 की पावर सब एक साथ जोड़ दो। तो मैंने बोला 10 की पावर है +3 -8, ये नीचे का 8 है ऊपर आएगा -8 हो जाएगा, ये नीचे -34 है ऊपर आएगा +34 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर आया 10 की पावर 34 + 3 दैट इज 37 -16। ये कितना आ गया सर, 10 की पावर 21। इतने फोटॉन्स एमिट कर रहा है कौन, ये बल्ब। कितने टाइम में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में सॉरी, अगर इसका पावर रेटिंग है 100। तो इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। पावर से रिलेटेड भी कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं, सिंपल से सवाल होते हैं। जेईई मेंस के सवाल भी अगर दिखाऊंगा ना आपको, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं होता सर, वही फॉर्मूले लगाने होते हैं, बस घिसे पिटे फॉर्मूले बचपन वाले लगाने होते हैं। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि 10 की पावर में हमें खेलना पड़ जाता है और मुझे इतना पता है कि आप ये कैलकुलेशन तो संभाल ही लेंगे। फिर अपन चलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, BBR की बात करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगेन एक बड़ा खतरनाक सा टर्म है बट अच्छा टर्म है। सुनना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली एनसीईआरटी इसके बारे में 2 लाइनें लिखती है बस, और आपसे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये ग्राफ है, क्योंकि फिजिक्स में आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल वे में पढ़ते हैं। तो ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बॉडी होती है दैट अब्सॉर्ब्स एंड एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जो हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्सॉर्ब भी कर लेती है और एमिट भी कर देती है एट डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन ऑल फ्रीक्वेंसी में याद रखना, ऑल फ्रीक्वेंसी जो ये एमिट करती है, ऑल फ्रीक्वेंसी जो ये एमिट करती है उसमें से इंटेंसिटी ऑफ वन इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ एनी वन इज मैक्सिमम। किसी एक की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी सर, और जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वही फ्रीक्वेंसी का कलर आपको दिखेगा, वही फ्रीक्वेंसी का कलर ऑब्जेक्ट का होगा। इसका मतलब अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं, किसी एक टेम्परेचर पर रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जैसे एक ग्राफ देख रहे हो, नीचे क्या है सर, वेवलेंथ है। अच्छा, वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी है ना। इंटेंसिटी ऑफ एनी वन इज मैक्सिमम, है ना। ऑल फ्रीक्वेंसीज या ऑल वेवलेंथ लिख सकते हो। इनमें से क्या होगा सर, किसी एक फ्रीक्वेंसी या किसी एक वेवलेंथ की बात। देखिए ना यार, अगर अपने को वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी भी पता है, अगर अपने को वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी भी पता है। तो वही फ्रीक्वेंसी या फिर वही वेवलेंथ की का कलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो इस ग्राफ में मैं किसी एक ग्राफ में बोलता हूं कि रेड कलर के वेवलेंथ पे पीक बन रही है, ये सारा का सारा वेवलेंथ की वैल्यू है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे पीक इस पॉइंट पे है, तो अपन इस वेवलेंथ पे आएंगे। ये जो भी वेवलेंथ होगा, अगर ये विजिबल रीजन में आया तो हमें ऑब्जेक्ट का कलर वो दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आप लोहे को गर्म करना स्टार्ट करते हो तो लोहा सबसे पहले कलर बदलता है। मैं आपसे पूछूंगा कि लोहे का कलर कैसे कैसे बदलता है, तो आप देखेंगे लोहा सबसे पहले गर्म होना स्टार्ट होता
रेड होता है सर। रेड के बाद उसका कलर धीरे धीरे ऑरेंजिस पे आता है, ऑरेंजिस के बाद उसका कलर आएगा हल्का येलो पे, हल्के येलो से फिर उसका कलर अगर आप और ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो तो वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और अंत में जब बहुत ज़्यादा हीट करोगे, जो कि शायद कभी हम कर नहीं पाते हैं, तो वो ब्लू और व्हाइटिश रेंज में आ जाता है सर। तो इसी तरीके से ब्लैक बॉडी भी काम करता है, आपका बॉडी भी काम करता है। इसमें सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा कि अगर ये ग्राफ आपको दे रखा है, सवाल ये पूछेगा कि अगर ये ग्राफ आपको दे रखा है तो कंपेयर T1 और T2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या पूछेगा, कंपेयर T1 और T2। तो इस ग्राफ में याद रखना पीक लैम्डा, आरबीआई वैसे यहां पे लिखा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ में टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ पीछे खिसकेगा और पीक का साइज इंक्रीज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ जो है ना सिकुड़ना चालू हो जाता है सर। दिस इज द क्रक्स, यही सवाल आएगा, सवाल यहीं से। क्या बोला मैंने, तो अब जैसे मान लो मैंने आपको 4 ग्राफ दे दिया और बोला बताओ भाई टेम्परेचर कंपेयर कर दो, जैसे अभी तो यहां पे कंपेयर कर दिया, मैंने बोला भैया T1 T2 कंपेयर करो। मैंने आपको क्या सवाल में दूंगा कि भैया T1 और T2 को कंपेयर करो, तो आप क्या बोलेंगे, सर कंपैरिजन करने का तरीका यह है इन दोनों में से कौन पीछे खिसका हुआ है। तो आप बोलोगे सर एक तो पीक इसका आया, एक तो पीक इस ग्राफ का है सर, है ना, और एक पीक इस ग्राफ का है। दोनों ग्राफ के पीक्स को बना लेते हैं। इस ग्राफ का पीक यहां पे है T1 वाले, और T2 वाले ग्राफ का पीक यहां पे है। तो आपको आरबीआई क्या याद रखनी है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्राफ का पीक पीछे खिसकेगा, इसका मतलब T1 T2 में T1 ज्यादा होगा, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है। सन हमें व्हाइट क्यों दिखता है, डैजलिंग व्हाइट क्यों दिखता है सूरज, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो सारी लाइट एमिट कर देता है सर। यही सब कुछ कारण होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप याद रखिएगा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होता जाता है सर, वेवलेंथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और ग्राफ की पीक बढ़ते जाती है और ग्राफ सिकुड़ता जाता है, पीछे की तरफ घसकता जाता है। इस तरीके से अपन इसको, इसके किसी भी सवाल को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अपन बड़ी आसानी से, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से आंसर कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं एक और मजेदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, पता है क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये आपके क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर है, बल्कि यही सेम कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा और पढ़ना होता है। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आइए एक एक करके सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको पीईई की अपन क्या पदवी देंगे, है ना, पदवी देंगे पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? सबसे पहली बात है, कभी भी अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो आप स्टडी क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट। सबसे पहला पॉइंट है मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब है ऐसी लाइट जिसके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए। एनसीईआरटी से चोरी करके ये डायग्राम लेके आया मैं। होता क्या है देखो, हम यहाँ पे मेटल सरफेस रखते हैं, मेटल सरफेस पे लाइट एमिट कराई जाती है, और लाइट एमिट करने पर देखा जाता है कि ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। मेटल के साथ ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, किससे? सरफेस से। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों सर? क्या ये फोटो खिंचवाने के लिए बाहर निकला है? अरे नहीं, लाइट पड़ने पे जो बाहर निकल जाए वो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, है ना, क्योंकि फोटो यानी फोटोन, लाइट से ये एक्टिवेट हुआ है, इस वजह से इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कह दिया। और इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन साहब ने इसको सॉल्व किया। आइंस्टीन साहब के सॉल्व करने के कारण आपको क्या देखने को मिला सर? आइंस्टीन साहब के इसको सॉल्व करने के कारण आपको देखने को मिला कि आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया इस इक्वेशन के कारण। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। आइंस्टीन साहब ने बोला कि यार देखो, ये जो लाइट आ रही है ना, एनर्जी लेके आ रही है, और एनर्जी कंजर्व्ड होता है, ये हमें पता है। तो EI जो कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ये 2 जगह बढ़ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, EI जो कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ये कितनी जगह बढ़ेगी सर? 2 जगह। सबसे पहली जगह तो ये जाएगी इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो एनर्जी है, जो इनके बीच में बॉन्ड है, उसको तोड़ने में। तो सबसे पहले ये फाई नॉट में जाएगी सर। फाई नॉट को अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है सर? वो रिश्ता जो है ना, किसके किसके बीच में सर? वो रिश्ता जो है मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको तोड़ने में ये चला गया, पहली बात। दूसरी जगह ये कहां जाएगा सर? ये काइनेटिक एनर्जी देने में जाएगा सर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाएगा। मैक्सिमम मतलब इससे अधिक काइनेटिक एनर्जी तुम अब नहीं ले सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये किसको देगा? ये फोटो इलेक्ट्रॉन को देगा। जिस इलेक्ट्रॉन को, जिस बेचारे इलेक्ट्रॉन को तुमने उसके मेटल से तोड़ दिया, जुदा कर दिया सर,
उस पे काइनेटिक एनर्जी आएगी और उस काइनेटिक एनर्जी में ये जाएगा, मतलब इंसिडेंट एनर्जी दो जगह बट गई और इस इक्वेशन की वजह से इनको मिला नोबेल पुरस्कार। है ये क्या? सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ नहीं। ये एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन के द्वारा। तो मैंने क्या बोला, EI जो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, फाई नॉट जो है वो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, या फिर अपन इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है सर, अगर इससे ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या कम से कम इतनी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि EI एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो है इंसिडेंट रेडिएशन ये लेस देन फाई नॉट है, तो आप बोलेंगे सर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला। फिर मैंने बोला अगर मान लो किसी केस में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन फाई नॉट होगा, तब आप बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा सर, और साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी। फिर मैंने बोला अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाए फाई नॉट के, तो तब आप बोलेंगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा इस केस में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी सर, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो माइनस करने के बाद मतलब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो आ जाएगी सर। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। फिर अगर अपन फाई नॉट की बात करें तो फाई नॉट अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? फाई नॉट भी एक तरीके की एनर्जी है, हम फाई नॉट को कंपनसेट किससे करेंगे? लाइट से ही करेंगे ना सर। तो इंसिडेंट एनर्जी के रेडिएशन में अगर अपन सोचे तो फाई नॉट को अपन ने लिख दिया h न्यू नॉट। यहां पे न्यू नॉट क्या है सर? न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट रेडिएशन में कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। फिर इसी को अपन क्या hc अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा, मतलब मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पे क्या है सर? न्यू नॉट क्या है? दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और अगर अपन लैम्डा नॉट की बात करें तो लैम्डा नॉट क्या है? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? तो क्या मिनिमम वेवलेंथ? आप बोलेंगे नहीं 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 सर, ये मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर PE। पता है क्यों मैक्सिमम लिखा सर यहां पे? क्योंकि अबे ये देखो ना, ये जो है फाई नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फाई नॉट कम, मतलब एनर्जी कम मिलेगी, तो लैम्डा कम होना पड़ेगा। मतलब इससे ज्यादा अगर तुमने वेवलेंथ ले लिया लाइट का तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाओगे। लेकिन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा ली तो एनर्जी ज्यादा ली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। लेकिन वही अगर तुमने वेवलेंथ ज्यादा लिया तो तुमने एनर्जी कम ली है सर, और एनर्जी कम लेने से हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो पाए। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं सर? आइए देखते हैं। अपन लिख सकते हैं EI इंसिडेंट एनर्जी का जो रेडिएशन है ये किसके बराबर होगा सर? h न्यू आई के बराबर होगा, या फिर hc बाई लैम्डा आई के, जहां पे EI जो है इंसिडेंट एनर्जी है, न्यू आई जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और लैम्डा आई जो है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है। फिर अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन से आप बोलेंगे सर अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है तो फाई नॉट को इधर बेच के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर? ये बराबर आ जाएगा EI माइनस फाई नॉट, और ये बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के। और यहाँ पे वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि इससे ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अब RBI क्या है सर? सुनिएगा ध्यान से। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए इससे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और वहीं अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हो न्यू नॉट से तो आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नमस्ते, सॉरी, नहीं हो पाएगा सर। आगे चलते हैं। इसके बाद अब यहीं अपन लैम्डा की बात करते हैं। तो हमें पता है सर लैम्डा की कहानी जस्ट रिवर्स हो जाती है। लैम्डा की कहानी जस्ट रिवर्स हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मैंने बोला कि अगर लैम्डा इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर देन हो लैम्डा नॉट के, तो आप बोलेंगे सर इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। होगा ही नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हमें पता है अगर लैम्डा इंसिडेंट ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट कम हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि E जो है वो किसके बराबर होती है? hc अपॉन लैम्डा के। लैम्डा ज्यादा, एनर्जी कम,
बात सही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, हम कम एनर्जी दे रहे हैं। अगर लैम्डा इंसिडेंट बराबर हो जाए लैम्डा नॉट के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, तब आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। अगर वहीं हम बात करें लैम्डा इंसिडेंट लेस देन लैम्डा नॉट हो, तो आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा सर। कम वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सारे के सारे आरबीआई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी या वेवलेंथ के। तो ये बात याद रखना। अगर आप, मेरी बात सुनना, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मेरी बात समझते जाइएगा, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे नो इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी पर ये क्या डालता है सर? नो इफेक्ट। कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है सर? ब्राइटनेस की बात बेसिकली की जा रही है। जैसे अभी मैं आपको अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाना चाहूं, यहां पे अगर मैं आपको अभी यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाना चाहूं, तो यहां से देख लेते हैं अपन नाइट लाइट करके, है ना। तो कहां गया भाई नाइट लाइट? कैसे आता था? हाँ, ऐसे जैसे नाइट लाइट है ना, ऑन कर दिया, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो गई। मैं इसको और ज्यादा इस पे सेटिंग पे जाता हूँ, गो टू सेटिंग। अब देखना इंटेंसिटी का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। नाइट लाइट सेटिंग कर दिया, नाइट लाइट सेटिंग की इंटेंसिटी ये कम कर दी, तो आपको एकदम चमत्कार दिख रहा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी दिख रही है, इंटेंसिटी कम कर दी। तो याद रखना इंटेंसिटी कम करने से इंटेंसिटी कम, पीलापन दिख रहा है ना यार, देखो इंटेंसिटी करने से पीलापन दिख रहा है, इधर करने से पीलापन नहीं दिख रहा है। खैर अभी नाइट लाइट ऑफ कर देंगे, घबराना नहीं है, टर्न ऑफ नाउ, ठीक है, ऑफ कर दिया। अब अपन आ जाते हैं इसमें। तो मैंने क्या बोला सर? इंटेंसिटी से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी बात करें सर? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे नो इफेक्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी सीधा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी सीधा सीधा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है या बराबर नहीं है, तो तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे सर। तो ये कुछ ग्राफ्स है, और ये बात याद रखना, एक फोटोन विल एजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को मारेगा माथे पे टक, और उसको बाहर निकाल देगा। ये काम होता है इसमें। फिर अगर अपन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ प्लॉट करें, तो यहां से अपन काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे। इस तरीके से ग्राफ मिलता है, जहां पे tan थीटा इसका स्लोप है और वो h के बराबर होता है। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है, जहां पे x पे हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है, c जो है हमारा वो h न्यू नॉट है, और h न्यू नॉट यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, हमें नीचे की तरफ इंटरसेप्ट मिलेगा y एक्सेस पे, ठीक है। और अपन बात करें इसके स्लोप की, तो स्लोप इसके m जो है वो h के बराबर हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें देखने को मिल जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें देखने को मिल जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर वहीं अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था, है ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो वो हमें दिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो कुछ नहीं देखने को मिला हमें। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं, तो डॉटेड लाइन से। इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन वही अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करें, तो आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन है सर, नो एनी इफेक्ट। आरबीआई क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से। फिर नोट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है, ये किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। और टू फाइंड EI इफ लैम्डा इज गिवन, अगर कभी भी लैम्डा गिवन है नैनोमीटर में, मैंने क्या बोला? लैम्डा इन
नैनोमीटर कभी भी दिया हुआ है तो आप सीधा बोल सकते हैं एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, एच सी बाई लैम्डा। आप बोलोगे हाँ सर, सर एच क्या है, कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट, है ना। और अगर ये नैनोमीटर में दे रखा है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सीधी सीधी अपन लिख सकते हैं 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में अगर यही लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा हो तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे 12400 लगा लेंगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जैसे इस सवाल में अगर अपन देखें, कहाँ गया, एक सवाल किया था ना अपन ने अभी, इस सवाल में अपन को लैम्डा दे रखा था एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में दे रखा होता तो मैं सीधा लिख सकता था, क्या पता है, मैं सीधा लिख सकता था कि देखो यार यहां से एनर्जी जो होगी ना वो किसके बराबर होगी, 12400 अपॉन लैम्डा, सीधा सीधा ये वैल्यू लिख सकता था। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लें, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आ जाएगी सर। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन इस पे 2-4 सवाल करते हैं और आज की क्लास अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही लाके एंड कर देंगे। अब सवाल करेंगे, अगली क्लास में अपन बोहर मॉडल स्टडी करेंगे। मैं साइड होता हूं, आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए एक जेईई मेंस का सवाल करके देखते हैं रिलेटेड टू आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जेईई मेंस 2020 का सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से करेंगे। आइए, कह रहा था वर्क फंक्शन फॉर सोडियम मेटल इज इतना जूल। वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब सीधी बात है, हमें फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 4.41 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आगे हमसे पूछा एक फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, लैम्डा कितना दे रखा है सर, 300 नैनोमीटर, आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी। और काइनेटिक एनर्जी किसमें, जूल में ही पूछा होगा हमसे, है ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है इंसिडेंट एनर्जी EI माइनस फाई नॉट, यही फॉर्मूला होता है। आप बोलेंगे हाँ सर। इंसिडेंट एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा इज गिवन, लैम्डा गिवन है तो अपन बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जी विल बी इक्वल टू HC बाई लैम्डा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अगर मान लो कभी भी हमें दे रखा हो वेवलेंथ नैनोमीटर में तो अपन सीधा एनर्जी जो है वो लिख सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, दैट इज 300। इसको इतना कैंसिल आउट कर लेते हैं, बाकी रुक जाते हैं, अभी पूरा कैंसिल आउट नहीं करते। या 3 से भी आप काट सकते हो, 3 से 10 बार में कटेगा, 3 से कटेगा 4, अच्छा 3 से तो 124 कट जाएगा क्या, अगर अपन देखें तो नहीं 124 नहीं कटेगा, तो यहीं पे रहने देते हैं इसको, है ना, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये हो गई आपकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इन जूल। ये किस में आ गया सर, जूल में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अब आगे देखते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, क्या निकालनी है सर, काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी है। अच्छा एक और बात है, सुनना ध्यान से, क्या ये एनर्जी जूल में आएगी, वही हाँ, लेट मी है ना। अगर अपन बात करें ये जो एनर्जी अपन ने निकाल ली, इस एनर्जी की यूनिट क्या होगी सर, ये तो बड़ी मजेदार बात है, इसकी यूनिट क्या आती है सर, ये भी आपको बताना है। तो आप अगर ईमानदारी से देखेंगे ना तो इसकी यूनिट जो है वो जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है सर। किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिस इज एक्चुअली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर अपन जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना हो जाएगा, हमें पता है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अपन निकाल लेंगे यहां से। या फिर ये सब छोड़ते हैं, अपन सीधा वैल्यू पुट करते हैं, चलो हटाओ सब कुछ हटाओ, अपन सीधा वैल्यू पुट करते हैं। क्या, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी 300 इंटू 10 की पावर -9। ये अपने पास क्या आ जाएगा सर, इसको पूरे को अपन सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमें एनर्जी दे देगा, है ना। ये पूरी वैल्यू हमारी एनर्जी की आ जाएगी सर। वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 6.63 को एज इट इज रहने देते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं कितने बार में, 100 टाइम्स में। इस 100 को इससे उड़ा दिया, ये कितना हो गया सर 10 की पावर -7। तो ये हमारे पास आ गया 6.63 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8 और ये -7 भी जाके +7 हो जाएगा। तो ये आ गया 6.63 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 15 में से अगर अपन ने 34 हटाया तो ये बच जाएगा -19 जूल। ये एनर्जी आ गई सर। तो यहां से तो आपको ये बात पता लग गया कि अच्छा सर एनर्जी निकालने के लिए वो जो यूनिट हम यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। खैर यहां आते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना था। यस सर, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हो गई 6.63 इंटू 10 की पावर -19, है ना, यही आ जाएगा। 15 इसमें से माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। ठीक है,
और इसमें अपन फाई नॉट माइनस कर देंगे और फाई नॉट भी हमें जूल में दे रखा है, दैट इज 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 कॉमन हो जाएगा सर, तो हम सिंपली माइनस क्या कर रहे हैं देख लीजिए, 6.61 माइनस 6.63 माइनस 4.41 और ये आ जाएगा आपका 2.2। तो दिस इज 2.22 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। हमें आंसर 10 की पावर माइनस 21 जूल में देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 222 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर 222। इस तरीके से हम सीधा आंसर लिख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं, दैट इज 222 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बहुत सारे सवाल ऐसे कर सकते हैं सर, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहां पे? आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अब मान लो ये एक मेटल था, इस पर मैंने फोटोन गिराया, फोटोन गिराने से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होके इधर जाने लगा। इलेक्ट्रॉन जनरली किस प्लेट से किस प्लेट पे जाएगा सर? तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के बीच में जाएगा। अगर मान लो मैं एक बैटरी का उल्टा टर्मिनल लाके यहां पे लगा दूं, क्या लगा दूं? उल्टा टर्मिनल लगा दूं। उल्टा टर्मिनल का मतलब क्या है सर? मैं इस प्लेट को नेगेटिव कर दूं, इस प्लेट को पॉजिटिव कर दूं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन धीमा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होता जाएगा। समझ गए? तो एक्चुअली में स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs जो है ये जस्ट ऑपोजिट पोटेंशियल होता है टू स्टॉप अ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगेगा, और इसका आरबीआई ये क्या है सर? द पोटेंशियल अप्लाइड विथ रिवर्स पोलैरिटी टू स्टॉप अ फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसका आरबीआई याद रखना, हैशटैग आरबीआई, एक ही फॉर्मूला इसमें काम में आता है, क्या कि EVS का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या फिर E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बराबर किसके होगा सर? इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस फोटो माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो आज की क्लास में वैसे तो अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ने का सोच रखा था, बट बोहर एटॉमिक मॉडल अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बोहर एटॉमिक मॉडल कर लेंगे, बाकी सारी चीजें हमने कर ही ली है। मैं बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स आपके लिए छोड़ के जाऊंगा और एनसीईआरटी पे आपको कुछ पढ़ने के लिए काम देके जाऊंगा। अब मैं आता हूं, कुछ सवाल करते हैं अपन, है ना। अपन जेई के कुछ सवाल करते हैं पीवाईक्यूज में, जो अपने टॉपिक से रिलेटेड हो जाए, अपने टॉपिक से जो हमने पढ़ रखा है उससे। वैसे मैक्सिमम सवाल तो देखो बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके बाद के ही आते हैं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के सवाल आपको फिजिक्स में ज्यादा मिल जाएंगे, पर फिर भी अपन कर लेते हैं। ला 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 लाइमन सीरीज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, नहीं अभी नहीं। मैं कोई सवाल देख रहा हूँ, बढ़िया सा सवाल मिल जाए तो उसको करते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक आधा सवाल हमने कर ही रखा है। ऐसा घबराना नहीं कि सर सवाल नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास अभी सवाल इसमें 2019 से और उसके बाद के हैं, 19-20 के सवाल हैं, 19-20 और 21 के सवाल हैं, तो हो सकता है 19-20-21 में नहीं आया हूँ सवाल उससे। देखो ये एक सवाल है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपको शायद दिखेगा नहीं। क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का। क्वेश्चन बेसिकली ये है, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मेरे को भी नहीं दिख रहा यार। इनमें से कौन सा ग्राफ सही? चलो अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो हटा लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सवाल था, लेकिन किस्मत भाई साहब, सवाल कितनी बेहतरीन। हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको कर लेते हैं, चलिए फटाफट सवाल। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, सॉरी मेरे को लगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, ये भी नहीं कर पाएंगे। डी ब्रॉगली वर्क पोटेंशियल, ये एक सवाल कर सकते हैं, जाते जाते एक सवाल तो मिला। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम जनरेट्स अ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। प्यारा सवाल है, कैसे निकालेंगे? देखो हमें क्या दे रखा है सर? लैम्डा इंसिडेंट दे रखा है, कितना दे रखा है सर? ये हमें दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इंसिडेंट दे रखा है, तो ई इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट हमें पता लग जाएगा, ई इंसिडेंट हमें पता लग जाएगा ना। लेकिन आप बोलोगे सर एनर्जी इंसिडेंट वैसे अगर अपन निकाले तो अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता लगेगा, ये थोड़ी सी समस्या है। कोई बात नहीं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा सर? तो आप बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू क्या कहते हैं 12400 डिवाइडेड बाई 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने बोला ठीक है सर इतना है, और हमें एक बात ये भी पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर लेंगे। तो अपन ने बोला सर इसको इससे उड़ा दो, इन दो जीरो को उड़ा दो, 4 से कट जाएगा कितने बार में? 3 और क्या कहते हैं
31 टाइम्स में, और ये 10 आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को अगर अपन जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 3.1 इंटू 10 की पावर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये एनर्जी किसकी हो गई सर? इंसिडेंट रेडिएशन की। ये एनर्जी किसकी हो गई सर? इंसिडेंट रेडिएशन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखा है सर? तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है क्या? नहीं पता सर। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। एम की वैल्यू हमें पता है कितनी सर? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, एसआई यूनिट में रख रहा हूं। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है सर? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 10। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो सर, ये 18 बार में कट गया है ना। मैं वैल्यू अभी लिख रहा हूं बस। तो ये आ गया आपका 9.1 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल आ गया। अब आप बोलेंगे सर हमें निकालना क्या है? हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फाई नॉट किसके बराबर है? इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। इसमें से अपन ने काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना। आप बोलेंगे क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी को घटा दिया। इंसिडेंट एनर्जी थी 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी 9.1 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 21। इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उठा के फेंक के मारेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सर ये अभी फिर सुनना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया हुआ है। अब हमें इसे फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आप चाहो तो सर ये हमने 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला था, यहां पे ये एनर्जी हमने जूल में निकाली। आप बोलोगे हाँ सर, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 21 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये आ जाएगा कितने बार में? 10 की पावर माइनस 2। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करके, ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई। ये तो आसानी से आ जा रहा है ना वैल्यू। आइए देख लेते हैं, एक बारी कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, है ना। फिर आज की क्लास अपन एंड कर देंगे इस सवाल के साथ। तो कैलकुलेटर का यूज करें तो आप बोलेंगे सर ये है 9.1, मल्टीप्लाई किससे किया? इसको 18 से। ये वैल्यू कितनी आ गई? 163.8। इसको डिवाइड अपन ने किससे कर दिया सर? 1.6 से डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया सर? 102 पॉइंट फलाना फलाना फलाना। फिर 10 की पावर माइनस 2 से इसको डिवाइड भी किया, मतलब इसको डिवाइड किया हमने 100 से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1.02। तो ये वैल्यू है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू हो जाएगी 3.1, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1.02, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? 2.08 के बराबर। और 2.08 के बराबर का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 2.1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.08, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाकी चीजें समझ में आई है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चमका तो PEE लिख करके उसके साथ दिल जरूर बना दीजिएगा कि ये सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। सवाल जरूर ट्राई कीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।